हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 आज आप लोग सोशियोलॉजी में जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे। आप लोग फर्स्ट वीडियो में देखी थी कि भारत में महिला आंदोलन और जनजाति आंदोलन, तो उसमें हमने आप लोग को महिला आंदोलन के बारे में बताया था। और आज आपका उसी चैप्टर का सेकंड वीडियो है जनजाति आंदोलन। ठीक है, तो आज हम जनजाति आंदोलन किसे कहते हैं उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। भारत में विभिन्न जनजातियों की जनसंख्या 10 करोड़ से भी अधिक है। कितनी है? 10 करोड़ से भी अधिक भारत की जनसंख्या में जनजातियों की संख्या है। भारत में के नगरीय और ग्रामीण समाज की तुलना में अगर बात किया जाए, भारत के नगरीय और ग्रामीण समाज की तुलना में अगर यदि बात किया जाए तो जनजाति का जीवन सबसे अधिक और निर्धन, अभावग्रस्त, पिछड़ा हुआ था। पिछड़ा हुआ होने के बाद भी जनजातियों ने बहुत समय तक अपने असंतोष को व्यक्त नहीं किया, यानी अपनी समस्याओं को समाज के सामने व्यक्त नहीं किया कि उनका किस तरह उनका शोषण हो रहा है, उनको किस तरह उनकी निर्धनता का सामना करना पड़ रहा है। इन सब की चर्चा उन्होंने समाज में नहीं किया। 20वीं शताब्दी का जब आरंभ हुआ तब ब्रिटिश सरकार ने अधिकारियों और जमींदारों के कारिंदों ने जनजातियों के निवास क्षेत्र में प्रवेश करना आरंभ कर दिया। क्या किया? प्रवेश करना आरंभ कर दिया। तब इनके सामने अनेक बहुत ऐसी समस्याएं पैदा होने लगी, तो जिनके फलस्वरूप जनजातियों ने संगठित होकर यानी एकजुट होकर समय समय पर अपने मांगों को लेकर आंदोलन किया। यानी 20वीं शताब्दी के बाद ही जनजाति आंदोलन प्रारंभ हुआ। जनजाति आंदोलन क्या है? तो आशीष बोस ने लिखा है जनजाति आंदोलन क्या है, तो उसके बारे में आशीष बोस ने लिखा है कि जनजाति आंदोलन का संबंध किसी जनजाति अर्थात उसके एक भाग द्वारा किए जाने वाले उन सामूहिक प्रयत्नों से है जिनका उद्देश्य एक विशेष विचारधारा के आधार पर समुदाय की दशाएं में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाना होता है। हमने आंदोलन में बताया था कि महिला आंदोलन में हमने आप लोग को समझाया था कि एकजुट होकर अपनी मांग को पूरा करने के लिए जब आवाज़ उठाया जाता है तो वह क्या होता है? आंदोलन होता है। तो ठीक उसी प्रकार जनजाति आंदोलन का भी संबंध किसी जनजाति अर्थात एक भाग द्वारा किए जाने वाले उस सामूहिक प्रयत्न यानी प्रयास से जिनका उद्देश्य एक विशेष विचारधारा के आधार पर समुदाय की दशाओं में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाना होता है। यानी उनका उद्देश्य होता है कि अपनी जनजाति में जो आंशिक है उसको पूर्ण रूप से परिवर्तन लाना होता है। यानी इसका तात्पर्य है कि जनजाति आंदोलन वे आंदोलन है जो शोषण विरोध करने अथवा कुछ विशेष मांगों को पूरा करने के लिए जनजाति नेतृत्व के अंतर्गत किए जाते हैं। इस आधार पर जनजाति आंदोलन की प्रकृति की इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। यानी जनजाति तात्पर्य है कि जनजाति आंदोलन का कि जनजाति आंदोलन वे आंदोलन हैं जो शोषण के विरुद्ध अथवा विशेष मांगों को लेकर उनका शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध या उनको कोई मांग करनी है, उस मांग को पूरा करने के लिए जनजाति नेतृत्व के अंतर्गत किए जाते हैं। यानी जनजाति का एक नेता होता है जो अपने मांगों को लेकर या उन पे होने वाले अत्याचार या उनका शोषण हो रहा इन सब के विरुद्ध आवाज़ उठाने के अंतर्गत आते हैं। जनजाति आंदोलन की यदि प्रकृति को समझना है तो उसकी कुछ विशेषताओं को समझा जा सकता है। तो हम यहाँ देखेंगे जनजाति आंदोलन की विशेषताएं। जनजाति क्षेत्रों में विभिन्न आंदोलनों का आरंभ
तब हुआ जब इन क्षेत्रों में बाहरी समूहों के प्रवेश के कारण जनजातियों का परंपरागत जीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगा। यानी जब जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न आंदोलनों का आरंभ तब हुआ, जनजातियों में आंदोलन का आरंभ तब हुआ जब उनके क्षेत्र में बाहर की कोई समूह प्रवेश करता है और उनके कारण जनजाति की जो परंपरागत जीवन है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब वे आंदोलन करते हैं। यहाँ रीजन आपको साफ दिख रहा है आंदोलन करने का, कि जब उन जनजातियों के क्षेत्र में दूसरा कोई समूह आकर उसमें प्रवेश करता है यानी आकर रहता है, तब जो जनजातियों की परंपरागत जीवन है उसके प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगता है। किससे? जो बाहरी समूह के लोग आके प्रवेश करते हैं जनजातियों के जीवन में या उनके क्षेत्र में। दूसरा है आपका समय समय पर होने वाले विभिन्न जनजातीय आंदोलन मुख्य रूप से आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण से छुटकारा पाने के लिए एक नए जनजातीय नेतृत्व द्वारा आरंभ किए गए हैं। यानी दूसरा रीजन है आंदोलन करने का जनजाति की उन पे समय समय पर होने वाले विभिन्न जनजातीय आंदोलन का मुख्य रूप से आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण, जो उनका आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से उनका शोषण हो रहा था, उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने नेतृत्व के द्वारा जनजातीय आंदोलन आरंभ किए। तीसरा है आपका अपने शांति प्रिय जीवन के कारण। शांति प्रिय मतलब सुखमय जीवन के कारण जनजाति साधारणतः आंदोलन का सहारा नहीं लेती, लेकिन जब कोई आंदोलन आरंभ हो जाता है तो अपनी सामूहिक चेतना के कारण यह जल्दी ही एक व्यापक रूप ले लेता है। पांचवा है आपका जनजाति द्वारा किए जाने वाले विभिन्न आंदोलनों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न रही है। यानी जनजाति द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए हैं उन सब की प्रकृति एक दूसरे से अलग रही है। अनेक आंदोलन जहाँ शोषण के विरोध में हुए हैं, वहीं कुछ आंदोलनों का उद्देश्य अपने ही समुदाय में फैली कुरीतियों को दूर करना रहा। यानी जितने भी हम जनजातीय आंदोलन को यदि पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे उसका जो रीजन है वो अलग अलग है। कहीं कुछ आंदोलन शोषण को लेकर के किए गए तो कुछ आंदोलन अपने जनजातीय कुरीतियों को दूर करने के लिए किए गए। यानी इनका उद्देश्य अलग अलग होता था। छठवां है आपका कि बीके राव बर्मन ने लिखा है। किसने लिखा है? बीके राव बर्मन ने लिखा है कि जनजातीय आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है अपनी पृथक मीन्स अलग, अपनी अलग सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी शक्ति को बढ़ाने से संबंधित रहा है। यानी बीके राव क्या कह रहे हैं कि जो भी आंदोलन है जनजाति, उसका मुख्य उद्देश्य अपनी जो पृथक यानी सभी समाजों से उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान अपनी बनाए रखने के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी व्यक्ति को शक्ति को बढ़ाने से संबंधित रहा है। अगला है 7वां पॉइंट, अपने प्राकृतिक जीवन के कारण जनजातीय आंदोलन का संबंध किसी न किसी रूप में जंगल से मिलने वाले परंपरागत सुविधाओं की समाप्ति, जनजातीय क्षेत्रों विकास कार्यों से पैदा होने वाले विस्थापना और भूस्वामियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण से रहा है। यानी कहीं ना कहीं जनजातीय आंदोलन का संबंध सरकारी अधिकारी द्वारा किए जाने वाले आर्थिक रूप से शोषण रहा है। उन्हीं शोषण के विरुद्ध जनजातियों ने आवाज़ उठाए, जिसे हम आंदोलन कहते हैं या जनजातीय आंदोलन कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो में जनजातीय आंदोलन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा।